So this is discussion of science portion of GS of ST336. So let's start with the first question. The first question is, which organ does detoxification and produces chemical needed for digestion? क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है और क्या करता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए। अब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या है? जैसे आपने कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया जिससे कि आपके शरीर को हानि हो सकती है, ठीक है, ग्लैंड्स को कुछ हानि हो सकती है, तो उसे डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन्स वगैरह उससे जिसको हानि हो सकती है उनको हानि ना हो, इसके लिए क्या करता है, वो डिटॉक्सीफाई करता है जो भी हमारा मटेरियल आता है जिससे कि हानि हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन से करते हैं? अब इसमें ऑप्शन क्या दिखा है? सिलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड या लिवर। लिवर मीन्स यकृत, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे कुछ कुछ जो ऐसे, और इस चारों में से कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि जिससे कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे हमारा केमिकल जो प्रोड्यूस करते हैं, जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं डाइजेशन के लिए। पर लिवर एक ऐसा है, जो ये लिवर है ना, ये लिवर एक ऐसा है जो दोनों काम करता है, ठीक है। जो लिवर क्या करता है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या होता है? ये क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लिवर क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। अब बाइल क्या होता है? ये एल्कलाइन कंपाउंड होता है, एल्कलाइन कंपाउंड, एल्कलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये जो है ना, ये एल्कलाइन कंपाउंड जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा? जो लिवर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, और वो केमिकल जो बना प्रोड्यूस करता है उस केमिकल को कहते हैं बाइल, जो कि एल्कलाइन कंपाउंड है। ये एल्कलाइन कंपाउंड डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, तो हमें एक तो ये चीज़ मालूम पड़ी कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या होता है? एल्कलाइन कंपाउंड होता है। ये एल्कलाइन कंपाउंड क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जितने भी, जैसे ये सेल्वरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पेनक्रियास रह सकते हैं, ये आइदर डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे या फिर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं डाइजेशन के, या कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? लिवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है NHCO3 इज केमिकल फॉर्मूला फॉर व्हाट, ठीक है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये अगर आपने पढ़ा होगा, और आई थिंक पिछले हमारे स्पीड टेस्ट में डिस्कशन में भी ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो उसमें डिस्कस करते हुए मैंने बताया होगा आपको, या फिर जिसने भी दूसरे टीचर जिसने डिस्कस किया होगा उसने आपको बताया होगा। जो होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये तो होता है हमारा खाने वो सॉरी वॉशिंग सोडा। ये होता है वॉशिंग सोडा, हाँ। NHCO3 इज केमिकल फार्मूला फॉर व्हाट? सो आपको ये अगर मालूम होगा कि सोडियम कार्बोनेट होता है वो वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है? हम लोग जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा 8 या 7th क्लास में ये पढ़ाया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। तो हम लोग ऐसे याद रखें, सोडा धो बाई खा, सोडा दो बाई खा। तो बाई खा मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट का ये आ गया, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। जैसे कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो बाई खा मतलब खाने वाला सोडा, जो क्या हो गया? बेकिंग सोडा।
सोडा धोने वाला सोडा क्या हो गया, वॉशिंग सोडा, वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सब भी ये सब जो इनका ये अलग अलग इनका केमिकल फार्मूला कुछ और होता है, इसका बोरेक्स, लाइम, CaCO3 इन सब का अलग होता है, तो वो सब ये नहीं है। ठीक है, NHCO3 इज बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ये देखिए क्वेश्चन कोई भी आराम से कर सकता है। सिल्वर क्या होता है, क्या होता है ये, सिल्वर एक मेटल होता है, जिंक मेटल होता है, क्रोमियम मेटल होता है, हाइड्रोजन क्या है, गैस होती है। अरे भाई जब गैस होगी तो उसका ही तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, समझ लो ना, गैस ही तो सबसे पहले जो हमारा, अगर भाई आप गैस जब ये सॉलिड हाइड्रोजन होगी तो मेल्ट जो करेगी ना सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो हाइड्रोजन। अभी आपने देखी कभी सॉलिड हाइड्रोजन, अरे बट बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे सॉलिड हाइड्रोजन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जब हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड हाइड्रोजन मिलता ही नहीं है तो इसका, और ये सब मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में, क्रोमियम, जिंक, सिल्वर, तो भाई क्या होगा, हाइड्रोजन ही तो होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इसमें सोचना ही नहीं है हमें, तो इसमें कुछ, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें पढ़ के आपको बस हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, बस कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है बी, हाइड्रोजन। मैं आपको बता भी दूं कि हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट होता कितना, हाइड्रोजन का होता है -259। ठीक है, नियरली -250। जब -260 या होगा, -260 से नीचे का टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जाम्पल 290 हो गया, -290, तब जो हमें जो हाइड्रोजन मिलेगी सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, उसके ऊपर के टेम्परेचर में -259 या उसके ऊपर के टेम्परेचर में हरदम जो होगा गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है, मेल्ट हो गया होता है वो। ठीक है, अब इसमें और सबका भी देख लेते हैं। चलो, क्रोमियम का क्या होता है, 1907 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट है। तो कैसे हमें भाई नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा सॉलिड मिलेगा। जिंक का होता है 419। ठीक है, सिल्वर का होता है 961। तो ये तभी ये तीनों जो होते हैं ना, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या, 25 से लेके, अब देखिए अभी नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हम लोग बोलेंगे तो अलग, जैसे 27 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं, तो वो सब नहीं, मैं नॉर्मल टेम्परेचर 25 से लेके 30 या 32 तक, या 22 से लेके 32 तक, जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर होता है ना। ठीक है, उस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये सब तो सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं, क्योंकि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो आंसर बहुत ही सिटर क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि भाई हाइड्रोजन लगाना था इसका आंसर। ठीक है, आपको कुछ मालूम है ना मालूम है, इतना तो मालूम है, ये सब सॉलिड, ये सब लिक्विड, ये सब गैस होता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो इसका ही मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रिमूविंग सॉलिड मैटर फ्रॉम वाटर। फर्स्ट इज यूजिंग डीएक्टिवेटेड कार्बन, निष्क्रिय कार्बन का उपयोग करना। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डीएक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ करते हैं पानी को या फिर किसी भी लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, अब ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये कॉस्टली होगी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सालों से हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी भी वाटर या किसी लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम क्या करते हैं, पानी में से सॉलिड मैटर हटाते हैं और पानी जो होता है वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ये भी मतलब कि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ होती है तो शायद किफ़ायती ना हो। तीसरा देखते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम इस लिक्विड या पानी को क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से ये जब ये प्रोसेस होती है हीटिंग की फिर कूलिंग की, तो क्या होता है, डिस्टिल्ड हो जाता है पानी। जो जैसे क्या होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, सॉलिड जैसे कुछ सॉलिड होगा उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, लिक्विड का अलग होता है। तो जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये जो सॉलिड वो अलग कर लेते हैं ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। हम क्या करते हैं, सॉलिड अलग कर लेते हैं, उसमें जो लिक्विड होता है ना, जो पानी होता है वो अलग कर लेता है, इससे हमारा पानी साफ हो जाता है। फिर एक होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि हम सेडिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे जो सॉलिड होता है वो नीचे बैठ जाते हैं, हम क्या करते हैं, पानी को ऐसे भर के रख दिया, वो नीचे बैठ गए, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर जो पानी होता है वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, उसे हम निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखिए किफ़ायती की बात करें, जो सबसे इकोनॉमिकल मेथड है सेडिमेंटेशन हो गया, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा, एक पानी को हमने भर के रख दिया, सेडिमेंट्स नीचे बैठ गए, जो भी उसके सॉलिड मैटर थे ऊपर से हमने ये पानी निकाल लिया। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को भी कुछ इश्यू है तो वो कमेंट्स में डाल सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम कमेंट्स में आपको एक्सप्लेनेशन फिर से दे देंगे अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे ये आंसर बहुत ही इजी था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका आंसर सेडिमेंटेशन था। और सब ये जो है ये टेक्नोलॉजी है, इसमें पैसा खर्च होता है, इसमें कुछ पैसा खर्च नहीं होता, ईजिली हो जाता है, बस हमें पानी भर के रखना है। सो आंसर इज डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशन इज कॉल्ड। अब देखिए, इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं वो किस किस चीज़ के लिए हैं। ठीक है, अब जैसे बैरोमीटर, ये सबको मालूम होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए होता है बैरोमीटर। ये हमने पढ़ा भी होता है छोटी क्लासेस में। बैरोमीटर क्या होता है, इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। ठीक है ना, क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, मापा जाता है, उसके यंत्रों का कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल हम साइनोमीटर लेंगे, तो अभी से साइनोमीटर की बात बाद में करते हैं। ये बैथीमीटर जो होता है, बैथीमीटर क्या होता है? ये पानी की, ये बैथीमीटर क्या होता है? पानी जो होता है ना, पानी, ठीक है, पानी होता है ना, पानी की गहराई को नापते हैं। जैसे कोई नदी है या ओशन है या सी है, उसमें कितना गहराई है उसको नापने के लिए हम बैथीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये बैथीमीटर तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बैथीमीटर क्या होता है? पानी की गहराई को नापने, पानी की गहराई को मापने का यंत्र जो होता है वो बैथीमीटर होता है। अब दूसरा जो हमारा ये क्या है, देखिए बी क्या पार्ट है? सेरेनोग्राफ। सेरेनोग्राफ क्या होता है? ये हमारा जो तूफान वगैरह जो आता है ना, जैसे थंडर स्टॉर्म आता है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? रेडियो वेव्स की हेल्प से। रेडियो वेव्स की हेल्प से थंडर स्टॉर्म या तूफान जो आता है ना, थंडर स्टॉर्म या तूफान जो थंडर स्टॉर्म, उसको जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वो किसकी हेल्प से रिकॉर्ड करते हैं? रेडियो वेव्स की हेल्प से। तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम सेरेनोग्राफ का यूज़ करते हैं, जो कि बी पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। बैरोमीटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। तो हमारा क्या बताया? साइनोमीटर, ये आंसर होगा। जो बचा हुआ है वो साइनोमीटर। साइनोमीटर क्या होता है? इससे हम ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशन का जो नीलिमा होती है वो माप सकते हैं। क्या कहते हैं? आकाश या समुद्र की नीलिमा को नाप सकते हैं, माप सकते हैं साइनोमीटर की हेल्प से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, साइनोमीटर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फैराड इज यूनिट ऑफ। अब देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसमें आपको मालूम होना चाहिए क्या किसकी यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? MHO। चलो उससे पहले ये डी पार्ट की देख लेते हैं, MHO। उससे पहले दूसरा बता देता हूँ। रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। प्रतिक्रिया जो होती है ना, उसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? MHO। उल्टा होता है, ओम का उल्टा होता है MHO, मो। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है कि नापता है कैसे कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी पर्टिकुलर चीज होती है जो कंडक्ट करती है वायर के अंदर, उसको नापता है, उससे उसकी यूनिट होती है मो। रिएक्टेंस क्या होता है कि कैसे वो मूवमेंट को मेजर करता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज नियरली मेजर करते हैं, पर डिफरेंस है। ये मूवमेंट को मेजर करेगा, ये उसको मतलब वो एलिमेंट जो है ना जिसमें मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से कितना प्रतिरोध हो रहा है, ठीक है, उसको मेजर करता है। ठीक है, पर दोनों एक ही चीज को अलग तरह से मेजर करते हैं। एक का यूनिट होता है ओम रिएक्टेंस का, और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, विद्युत चालकता, ये MOH मो होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो बहुत ईजी है, तो सभी को मालूम होता है। ये किससे होता है? कूलॉम से, COULOMB, कूलॉम से। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। ठीक है, अब हमारा बचता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। फैराड।
ठीक है, ये याद रखिए। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। रिएक्टेंस ओम होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस म्यू होता है। जिसने साइंस नहीं पढ़ी है तो एक बार थोड़ी सी बेसिक साइंस पढ़ेगा तो याद हो जाएगा वो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यूनिट्स वगैरह होती हैं। आपको एक बार अगर आपने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा हो उसे याद होता है, जिसने नहीं पढ़ा होता है उसे एक बार जो है देख लेने वाली बात है कि भाई रिएक्टेंस कंडक्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर, हाँ इसका आंसर क्या? कैपेसिटेंस। ये क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये भी, इसमें भी आपको मालूम या हो या ना हो फिर भी आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? सीडियम गुआजवा। क्या है? सीडियम, पी साइलेंट है। सीडियम गुआजवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम है? अब देखो भाई क्या है ये? गुआवा, GUAVA, JA को हटा देंगे तो क्या बनता है? गुआवा। साइंटिफिक देखो नेम ऐसे ही होते हैं, जो नॉर्मल नेम होता है वो उसका कहाँ से, ये नॉर्मल नेम साइंटिफिक नेम से ही ड्राइव हुआ होता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुआवा। अब ठीक है, अब इसमें हम अब देखिए ये तो हमारा एक वैसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ये एक जो है हमारी ऐसी एक वो है कि जैसे साइंटिफिक नेम जो होते हैं ना, उन्हीं से एक नॉर्मल वर्ड जो निकलता है उसी से डिराइव होता है हमारा नॉर्मल किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि साइंटिफिक नेम कुछ और हो और जो उसका नाम है वो कुछ और ही हो। ठीक है, तो अलग भी होता है, पर मोस्टली 90% केसेस में ऐसा होगा जो साइंटिफिक नेम होगा उसी में हमारा नॉर्मल नेम भी होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें और सब क्या है। अब जैसे मैंगो है, मैंगो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब देखिए मैंगो का MANG तो यहाँ पे है ही, बस ओ ही नहीं है। तो आप अगर ये नाम आता है तो आप आराम से मैंगो बिना सोच समझे आंख बंद करके लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसका तो ये गुआवा आंसर है। ठीक है, ये मैंगो का ये है। अब बैम्बू। ठीक है, बैम्बू का क्या होता है? बैम्बू का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बैम्बूसोइडियाई। क्या होता है? बैम्बूसोइडियाई। ठीक है, क्या स्पेलिंग है? BAMBUSOIDEAE, बैम्बूसोइडियाई। ठीक है, अब जो है इसमें आप पढ़ोगे तभी आप समझोगे। BAMBU तो यहीं आ गया, इससे यू है, इधर डबल ओ है, तो मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हाँ ऑब्वियसली कॉमन सेंस से आप बोल सकते हैं कि इसका ये साइंटिफिक नेम इसका है बैम्बू का। अब इसमें है जैक फ्रूट। ठीक है, अब जैक फ्रूट जो है ना यहीं पे एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन जो है ना वो यहीं पे है। जैक फ्रूट क्या? तो कटहल। अब कटहल का जो होता है वो साइंटिफिक नेम क्या है? एर्टोकार्पस हीट्रियोफाइलस। क्या है? एर्टोकार्पस हीट्रोफाइलस। ठीक है, अब ये मिलता नहीं है, ये अब मैंने कहा कुछ तो अपवाद होते ही हैं, कुछ तो एक्सेप्शन होते ही हैं। तो जैक फ्रूट का जो है हमारा साइंटिफिक नेम जो है वो एट्रोकार्पस हीट्रोफाइलस है। ये याद रखने का है, आप याद रखते हैं। जैक फ्रूट आएगा तो ये आता है तो जैक फ्रूट मार दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? गुआवा। ठीक है, गुआवा, अमरूद आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस वुड बी अवर लास्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज एज ए ब्लड थिनर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि आपको अगर मालूम होगा तो आंसर कर लेंगे, आंसर वेरफेरिन है। ठीक है, आपको अगर मालूम होगा तो कर लेंगे कि आंसर क्या है? वारफेरिन। ठीक है, वारफेरिन है। अब अगर आपको मालूम नहीं है तो कैसे करेंगे? ठीक है, आपको वारफेरिन का नाम नहीं मालूम है। ठीक है, तो आपको इनके दोनों चीज़ों के बारे में कुछ तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने एक टेस्ट में बताया था कि टेरामेडोल जो होता है ये हमारा हेडेक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्या पेन के लिए यूज़ होता है, हेड नहीं, पेन रिलीवर है, हेडेक नहीं, हर तरह के पेन के रिलीवर के लिए, रिलीफ के लिए होता है टेरामेडोल। तो ये मालूम होगा कि ये तो नहीं हो सकता ब्लड थिनर, तो इसे तो निकाल देंगे। ऐसे ही आपको इन सब चीज़ों के हाइड्रोलेजिन और ये एजिमोथाइमसिन इसके बारे में, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में
और हाइड्रालेजिन के बारे में मालूम होगा तो आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये कभी कभी जो न्यूज़ में कुछ मेडिसिन वगैरह आती हैं तो उसे अभी अब जैसे मैं इसके बारे में बता दूं, इसके बारे में तो जरूरी नहीं कि यही आ जाएगा फिर से, पर हाँ जो न्यूज़ में कुछ मेडिसिन वगैरह आती रहती है उनके बारे में कभी कभी पढ़ लिया करिए कि भाई इसका यूज़ क्या है, ठीक है, किस लिए इसका यूज़ आता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि एजिथ्रोमाइसिन में किस लिए है, हाइड्रालेजिन किस लिए है, वारफेरिन इसका आंसर है। ये क्या होता है, एंटी कोगुलेंट, जहाँ पे से हमारा नहीं खून जम जाता है। ठीक है, क्या होता है जैसे रक्त के थक के जम जाता है ना, जैसे आप चोट लगती पपड़ी पड़ जाती है, जैसे नहीं चोट लगी खून निकला आपके, जैसे ये आपकी आम है, ठीक है, ये आम है, यहाँ पे चोट लग गई तो चोट तो कुछ दिनों बाद खून बंद हो जाएगा, आपने पट्टी वट्टी का जो खोलेंगे तो इसमें पपड़ी पड़ जाती है। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, ब्लड जम जाता है वहाँ, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, तो अभी जब क्या होता है कि जैसे जो नलियाँ होती ना हमारी, जो ब्लड हमें ले जाती हैं हार्ट तक, या हार्ट के अंदर जो भी कुछ नलियाँ होती हैं हार्ट के अंदर भी, ठीक है, उसमें भी होती हैं। तो अब ये जो हार्ट तक जो ले जाती है, हार्ट के अंदर होती है, जो हार्ट ब्लड जाता है, अब जब कब इन्हें, इसमें क्या होता है कभी कभी ब्लड क्लॉट कर जाता है, क्लॉग हो जाता है वहाँ पे, किसी भी बहुत सारे रीजन के होते हैं जिसमें अंदर नली के ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो क्या यहाँ रक्त धीरे धीरे जाने लगता है। ठीक है, इसके अब ये क्लॉग बढ़ता जाता है तो रक्त रुक जाता है तो हार्ट अटैक पड़ जाता है, या फिर कभी कभी बहुत ही धीरे, बहुत धीरे यहाँ पूरा क्लॉग हो गया तो यहाँ धीरे 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 जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि खून पर्याप्त मात्रा में खून नहीं आ रहा है हार्ट के पास जितना उसे चाहिए, तो हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को अब हमारा खून दो चीज़ों से रोका जा सकता है। ये एक तो ये ब्लड जो क्लॉट हुआ इसको हटाने के लिए हम, जैसे वारफेरिन जो ड्रग है ना, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होते हैं, एंटी COAGULANT, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होते हैं, जिसका एक है वारफेरिन। ठीक है, वारफेरिन या बोलते हैं ये, जैसे जो लिखा है वारफेरिन, या फिर आप वारफेरिन भी बोल सकते हैं। वारफेरिन जो ड्रग होता है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होता है। ठीक है, इस एंटी कोगुलेंट ड्रग को क्या बोलते हैं, सिर्फ वारफेरिन, यहाँ पे शायद उसका कोई मिस्टेक हो पर इसे बोलेंगे वारफेरिन। ठीक है, तो वारफेरिन जो होता है ये एंटी कोगुलेंट ड्रग होता है। इसी तरह के ड्रग्स जो आते हैं जिससे ये क्लॉटिंग जो हटाई जाती है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक ना आए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो टोटल इंडिया में यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो है आपकी 35 है ना। उनमें से कौन सी नहीं है, उनमें से आंसर सी है, ये नहीं है। अजंता इनक्लेव्स है, बी है रेड फोर्ट है, काजीरंगा है, ये है, लेकिन सी पार्ट इज नॉट देयर। ओके, सो दिस इज नॉट ओके। फिर उसके बाद द चेन्नई नासिक टनल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन विच डेट। किस डेट को इन्होंने किया है, ये NH-44 का पार्ट है। ठीक है, और इसको बोलते हैं पाटनी टॉप टनल। ठीक है, ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास की लंबी है और सबसे बड़ी इंडिया की टनल है। पहले जवाहर टनल होती थी लेकिन अब ये सबसे बड़ी टनल है। ये जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करने का काम करती है और ये कब इनॉग्रेट की, 2 अप्रैल को। ओके, फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग वॉज डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर है डेनिस रिची। बेल लैब्स में इन्होंने की थी सी प्रोग्रामिंग, और इसको प्रोग्रामिंग की बाइबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ओके, डेनिस रिची। फिर उसके बाद हो जाएगा विच ऑफ द इंडियन म्यूजिक लीजेंड्स इज द एक्सपोनेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सितार। सितार का कौन सा इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोनेंट है ना, तो किसने, भीमसेन जोशी किस चीज़ के हैं, पहली बात तो वो क्लासिकल म्यूजिक के हैं। ये ऑप्शन देखा जाए तो गलत हो जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, फिर अमजद अली खान किस चीज़ के हैं, वो हैं सरोद के। फिर उसके बाद अल्लाह रखा किसके हैं, तबला के। ठीक है, लेकिन रविशंकर किसके हैं, वो सितार के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ओके,
फिर उसके बाद आएगा इफ डिमांड कर्व फॉर अल्फांसो मैंगो इज जितना एंड सप्लाई कर्व इज इतना, फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, तो 25,000 सॉरी माइनस का 70p इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस का 80p। जब इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू जो हमारी होगी वो 18,000 यूनिट्स आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर मार्केट। तो ए क्या है, प्राइस एमसी से ज़्यादा है और फेसेस हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का बी। ओके, अच्छा। अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है अन्ना मलाई? ये है कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में, और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट किधर है? तमिलनाडु में। अगर आप मैप देखोगे ऐसे करके, ऐसे इंडिया का मैप, तो उसमें ऐसे केरला है, यहाँ पे कहीं पे कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अन्ना मलाई हिल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सी। ओके। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना राज्य, है ना। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? अभी अभी कैपिटल स्टेट बना है ये, उसकी राजधानी क्या होगी तेलंगाना की? हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अमरावती है। बीरबल वॉज एन एडवाइजर ऑफ इन विच ऑफ द कोर्ट, किसका एडवाइजर था बीरबल? तो ये था आपका, आपको आंसर पता होना चाहिए, ये आपके अकबर का था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये हिंदू ब्राह्मण था और बीरबल 1528 से 86 तक रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हुमायूं का मकबरा डैश स्थित है, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1993 से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। असेंबली लाइन वॉज इन्वेंटेड बाय, असेंबली लाइन 48 में, तो ये होगा रैमसन इलीस ओल्ड। आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल यूपीएससी ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश, यूपीएससी किस आर्टिकल के तहत एस्टैब्लिश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 315 के तहत, ठीक है। अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट, अच्छा। फिर उसके बाद द वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट वॉज डेवलप्ड इन, कहाँ पे डेवलप्ड हुई थी वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट? ठीक है, वो था यूनाइटेड किंगडम यूके में, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। हुज ईयर माइक टाइसन बाइट इन द प्रोफेशनल ऑफ बॉक्सिंग WTA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, किसका कान इसने खा लिया था, है ना, कान काट लिया था मुक्केबाजी करते टाइम? तो इसका नाम था एवेंडर हॉलीफील्ड, बी पार्ट। 46 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कौन? APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्हीं के चलते हम लोगों के मिलेनियम गोल्स भी इन्हीं की बुक के चलते बने। इन विच ईयर RBI वॉज नेशनलाइज, नेशनलाइज कब हुआ था RBI? 1949 को, कब? 1 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ओके। ओटावा इज कैपिटल ऑफ विच सिटी? कनाडा, कनाडा की ओटावा है, ठीक है। नॉर्वे की ओस्लो है और ग्रीस की एथेंस है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट।